हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। ओके, तो ये आपको हर एक क्लास में आपका पूछा जाता है। जिसमें आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो नंबर सिस्टम ही है, और 10th का भी फर्स्ट चैप्टर जो है वो रियल नंबर से है, यानी नंबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑलराइट, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नंबर की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप नंबर के अनुसार आपको समझते हुए आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ओके, तो हम लोग मिनिमम कम से कम 10 नंबर के प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो आइए इस वीडियो में पहले कौन कौन है हम सभी को हम लोग देखते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो आपका जो फर्स्ट आता है, जो कि आप ज्यादातर आपको सुनते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो आप अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में जो आप ज्यादातर यूज करते हैं, दैनिक जीवन में जो आप ज्यादातर यूज करते हैं वो गिनती की संख्या है। जैसे आप बनाना खरीदने के लिए गए, तो आप 1 दर्जन बोलते हैं मुझे बनाना दीजिए, तो 1 दर्जन में कितना होता है? 12 बनाना होते हैं। ओके, 12 बनाना होते हैं, तो उसे हम किस तरह गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह गिनते हैं। ऑलराइट, तो इस प्रकार क्या है, हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को अपने दैनिक जीवन में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे गिनती की सभी संख्या को नेचुरल संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो संख्या 1 से शुरू हो उसे नेचुरल संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक होता है, यानी इसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत तक होता है। ऑलराइट, एक चीज और यहाँ पे आप जान ले, नोट पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसे हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं, यानी हिंदू अरबी संख्या भी इसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछ चुका है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पे आप नोट पॉइंट में लिख ले, स्टार दे करके आप लिख लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं, यानी हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। अगर आपको नेचुरल संख्या या प्राकृतिक संख्या ना बोल करके हिंदू अरबी संख्या बोले तो आप क्या समझिएगा, ये नेचुरल संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में ये बात कर रहा है, हिंदू अरबिक नंबर के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो ये इसका क्या नाम है, प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक संख्या भी बोलते हैं, यानी कि हिंदू अरबिक नंबर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या, जो हमारी गिनती की संख्या था 1 2 3 4, तो उसके आगे अगर जो हम शून्य लगा देते हैं उसके आगे, तो ये जो नंबर बन जाता है वो होल नंबर बन जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे में ये मेरा 1 2 3 4 था, तो इसके आगे मैंने शून्य लगा दिया, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो ये भी कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। ये भी क्या होती है भाई, इन्फिनिटी तक होता है, यानी अनंत होता है, इसका भी गिनती अनंत होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा नंबर, सम संख्या यानी इवेन नंबर। तो इवेन नंबर उसे कहेंगे वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, ये जो 5 आपको संख्या दिख रहा है, अगर आपको किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे इन 5 में से कुछ कोई भी आपको दिखे इकाई स्थान पे, तो आप समझ ले कि ये क्या है भाई, सम संख्या है, इवेन नंबर है। ओके, जैसे में यहाँ पे देखिए एक संख्या है यहाँ पे 20, तो इसकी इकाई स्थान पे 0 है, तो इट मीन्स कि ये क्या है भाई, सम संख्या है। इसके इकाई स्थान पे 244 एक संख्या है, इसके इकाई स्थान पे 4 है, इट मीन्स कि ये क्या है भाई, सम संख्या है। अच्छा, 236 एक संख्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके इकाई स्थान पे 6 है, यानी ये भी सम संख्या हुआ। ओके, इसी प्रकार 268 भी एक सम संख्या हो गया। इस प्रकार और भी बहुत सारी संख्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है विषम संख्या। तो विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, अर्थात जिसके इकाई स्थान पे 1 3 5 7 9, ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये 5 संख्या अगर जो किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे हो तो आप समझ जाना कि ये विषम संख्या है। ओके, जैसे में 11 इसके इकाई स्थान पे 1 है, तो ये विषम संख्या हो गया। 13 इसके इकाई स्थान पे क्या है, 3 है, इसका मतलब ये विषम संख्या हो गया। ये 115 इसके इकाई स्थान पर 5 है, इट मीन्स कि ये क्या है भाई, विषम संख्या है। 277 इसके इकाई स्थान पर 7 है, इट मीन्स कि ये क्या है भाई, एक विषम संख्या है। 309 यहाँ पे 9 है, तो इसके इकाई स्थान पर 9 है, तो इससे हम क्या समझेंगे, ये एक विषम संख्या है। ओके, सो इस तरह हम इसका डिफिनेशन दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप शायद आप जानते होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते किसको है। इससे पता चल रहा है, यहाँ पे आप वर्गमूल अगर जो बनाए होंगे तो आप याद कीजिए, वर्गमूल में क्या होता था,
कि जितने भी वर्गमूल आप बनाते थे लगभग में जो है वो आपका उसका पूरा वर्ग रूट जो है वो टूट जाता था। ओके, यानी हम अगर जो 4 लेते थे और इसका वर्गमूल निकालते थे तो 2 आता था। ओके, अगर हम 5 लेते थे तो इसका वर्गमूल दशमलव में आता था। ओके, तो वैसा संख्या वे संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, यानी वर्गमूल दशमलव में ना आए, बटा फ्रैक्शन में ना आए, तो उसे हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, जैसे हम 1 का हम अगर जो हम रूट लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 1 ही होगा। अच्छा, अंडर रूट 9 लेते हैं तो 3 होगा, अंडर रूट 25 लेते हैं तो 5 होगा, 25। ओके, 4 का 2 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका पूर्ण वर्ग यहाँ पे निकल रहा है, पूर्ण वर्गमूल यहाँ पे निकलेगा। इट मीन्स कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास छठा है परफेक्ट क्यूब नंबर। क्यूब नंबर मतलब जैसे में एक 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसी प्रकार और भी संख्या का क्यूब अनंत तक हो सकता है। तो वे संख्याएं जिसका पूर्ण घनमूल निकल जाए उसे परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। घनमूल, जिसका घनमूल क्या है भाई, पूर्ण निकल जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, आपको उसे हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे में एग्जांपल के लिए हम लिए 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा। अच्छा, 27 किसका क्यूब है भाई, 3 का, यानी 3 का क्या है, ये पूर्ण घनमूल हुआ 3। 27 जो है 3 का क्या हुआ, पूर्ण घनमूल हुआ। उसी प्रकार 2 क्या है, 8 का पूर्ण घनमूल हुआ। ओके, उसी प्रकार 64 क्या हुआ, 4 का पूर्ण घनमूल हुआ। ओके, तो इस प्रकार इसका ये एग्जाम्पल हो गया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट और चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। आप अभाज्य संख्या भी सुने होंगे, वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, यानी 1 से कटे और खुद से कटे, इसके सिवा ये किसी से विभाजित ना हो, तो अर्थात हम कह सकते हैं जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसका गुणनखंड 2 हो, है ना, 2 से ज्यादा ना हो, ना 2 से ज्यादा हो और ना 2 से कम हो, यानी उसका गुणनखंड क्या हो, 2 हो, तो उस संख्या को हम प्राइम संख्या कहेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या कहेंगे। ओके, जैसे में एग्जांपल में 2 का क्या हो गया, 2 एक तो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, इसके साथ कोई नहीं कटेगा। अच्छा, 3 क्या हो गया, एक 1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा 3 से, 2 से तो 3 नहीं कटेगा। उसके बाद 5 में आते हैं, 5 क्या है, 1 से कटेगा, एक खुद से कटेगा, यानी खुद से 5 से कटेगा, एक 1 से कटेगा और एक 5 से कटेगा, यानी ये 2 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो ये हो गया, ये 2 ही गुणनखंड हो रहा है इन सभी का। ओके, तो इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, इस तरह ये अनंत तक होता है, इनका भी एग्जाम्पल अनंत तक हम लोग ले सकते हैं। इसकी कोई इन्फिनिटी नहीं है, यानी ये अनंत तक होती है। ऑलराइट, तो इसकी इन्फिनिटी अनंत है। ओके, ये अनंत तक होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आप गौर से इसे समझिएगा। अगर आपको बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। यही अगर आपको क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो अगर आप 2 बोलते हो तो यहाँ पे आप गलत हो जाते हो। सबसे छोटी विषम संख्या से हम लोग जानते हैं जिसके इकाई स्थान 3 हो, तो ये क्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर जो विषम संख्या ना बोले, तो अगर सिर्फ इतना बोले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तब ये 2 आप देंगे तो ये सही है। लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तब यहाँ पे आप 3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी 2 संख्या का जोड़ा जिसका HCF यानी मोसोपो 1 आता हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 और 7 का मोसोपो कितना आता है आपका, HCF आपका 1 आता है, 1 5 का कितना आता है, 1 आता है, 24 23 का कितना आता है, 1 आता है, HCF निकालते हैं तो। ओके, तो वैसा जोड़ा, ये देखिए एक जोड़ा हुआ संख्या का, ये भी एक संख्या का जोड़ा हुआ 1 5, ये भी जोड़ा हुआ, मैंने जोड़ा ले रखा है, और इन दोनों का मैं HCF करूंगा, सबका अलग अलग HCF करूंगा। 2 7 का अलग HCF करूंगा, 1 5 का एक HCF निकालूंगा और 23 से 24 का HCF निकालूंगा, तो इसका HCF क्या आएगा, मोसोपो 1 आएगा। इट मीन्स कि जिसका HCF, ऐसा जोड़ा संख्या का जिसका HCF यानी मोसोपो 1 आ जाए, 1 आ जाए, उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे, यानी सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ये हो चुका है मेरा क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या टाइप है हमारे नंबर का, नेक्स्ट है हमारे पास है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, सिर्फ 2 भी नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे।
ऑलराइट। जैसे में 4 का देखिए, एक तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और ये खुद से कटेगा, यानी 3 हो गया, 2 से ज्यादा। इसके बाद 9 देखिए तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद से कटेगा 9, यानी 2 से ज्यादा हो गया। इस प्रकार 6, 8, 12, 14, 15, 18, ये क्या है, 2 से अधिक इसका गुणनखंड है, 2 से अधिक संख्या से ये विभाजित होगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे नोट पॉइंट में आप यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। क्योंकि अगर हम भाज्य संख्या में की बात करें तो भाज्य संख्या में क्या होती है, 2 से अधिक आपका गुणनखंड होना चाहिए, तो एक का गुणनखंड तो सिर्फ एक ही है। अगर जो हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या का भी हम डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, ये एक से भी कटता है और खुद से भी कटता है, यानी 2 गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या में कितना गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड होता है। और आपका जो है भाज्य संख्या में जो होता है वो 2 से अधिक होता है। तो इसमें भी देखिए 1 क्या है, 1 का गुणनखंड तो एक ही होगा, सिर्फ 1 होगा, 1 के सिवा कुछ होगा नहीं होगा, तो ये क्या है, सिर्फ एक गुणनखंड है। और अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होता है और भाज्य संख्या में 2 से अधिक यानी 3 कम से कम होना चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो ये क्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग पढ़े होंगे, आप 9th में अगर जो हो तो परिमेय संख्या के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो वही संख्या है जिसे P/Q, एक यहाँ पे एक मापक ले लिया गया है, मापदंड ले लिया गया है, यहाँ पे P और Q के रूप में लिखा जा सके, उसे प्राइम नंबर कहेंगे यानी रेशनल नंबर कहेंगे। जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, ओके, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, जो मेरा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसे प्राइम संख्या हम रेशनल नंबर कहेंगे यानी परिमेय संख्या हम लोग कहेंगे। जैसे में 4/5, 4/5 क्या है, ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसकी कह सकते हैं ये परिमेय संख्या का ये उदाहरण है। ओके, तो ये देखिए 4/12 ये भी एक परिमेय संख्या है। -3/2 यहाँ पे देखिए माइनस है, तो मैंने इसलिए तो बोला यहाँ पे P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, पूर्णांक का मतलब तो यही होता है। पूर्णांक क्या होता था, पूर्णांक आपका होता था 0, इधर 1, इधर -1, -2, इधर +2, इस प्रकार होता था। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्या है, मैंने पूर्णांक भी माइनस में रहेगा तो भी ये, और बटा में रहे और माइनस में रहे तो भी ये परिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद 5 यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं, तो ये भी देखिए P/Q के रूप में इसे भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 49 क्या है, 49 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 7 आता है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग इसका निकल रहा है, पूर्ण वर्गमूल यहाँ पे निकल रहा है। ओके, तो ये 49 भी क्या है, एक यहाँ पे क्या है, इसका एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 36/25, 36/25 को अगर आप निकालते हैं तो ये क्या आता है, 6/5, इसका वर्गमूल क्या आता है, 6/5, तो इट मीन्स कि ये भी क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 0 क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने आपको बोला कि Q नॉट इक्वल टू 0, पर यहाँ तो Q नहीं 0 है, यहाँ पे P 0 है। ओके, यहाँ देखिए ऊपर में क्या रहता है, P रहता है, तो P इक्वल टू 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यही अगर 5/0 रहे तो ये परिमेय संख्या है, हम नहीं कहेंगे इसे परिमेय संख्या, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे, ये हम इतना हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इतना तो हम डिफिनेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके, तो ये अनडिफाइंड है, ये वो परिभाषित है, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो ये एक वो परिमेय संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है, लेकिन इतना आप जान ले कि ये परिमेय संख्या तो बिल्कुल है ही नहीं। ओके, तो ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं, ये ऐसा हम कह सकते हैं, ये एक परिभाषित रूप से इसका हो गया, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट हमारे पास है इररेशनल नंबर यानी उपरिमेय संख्या। तो वे संख्या है जिसे P/Q ग्रुप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात जिसका पूर्ण वर्गमूल ना आए उसे इररेशनल नंबर कहते हैं यानी उपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 को अगर जब आप वर्गमूल करते हैं तो 3 का वर्गमूल टूटेगा, दशमलव में आएगा, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा। ओके, तो आप इसे क्या कहते हैं, उपरिमेय संख्या कहेंगे। √5 उपरिमेय संख्या, 2 + √3 उपरिमेय संख्या, √5 - 2 उपरिमेय संख्या है। ओके, तो इस प्रकार मैंने कुछ एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। ओके, सो आपको इस वीडियो में सारा मैंने नंबर को जो था टाइप लगभग में मैंने क्या किया, इंक्लूड इस वीडियो में मैंने कर दिया, आपको बता दिया है एग्जाम्पल लेकर। ओके, आप चाहे तो इन सभी को अपने कॉपी में क्या करें, नोट कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।